जय गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। 24 साल पहले की बात है। मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी ना कि चलो भाई ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज की जरूरत है ना मेरे पास टाइम है। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया, यूं समझिए मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरा बड़ा बेटा 24 साल का था, एकदम ठीक ठाक, हेल एंड हार्टी। उसने कभी क्रोसिन तक नहीं ली थी। अचानक पता चला कि उसको कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी, उसका ऑपरेशन करवाया, यहाँ एम्स में दिल्ली में बायोप्सी हुई। यहाँ पर क्योंकि उसमें उम्मीद नहीं दिखी तो हमने एक सैंपल अमेरिका भेजा। एक सैंपल लेके मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में खुद गया, जो कि इंडिया की सबसे बढ़िया और सबसे पुरानी कैंसर की हॉस्पिटल है। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल कहते हैं जी ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है। इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने, डॉक्टर आडवाणी ने यहां तक वार्न किया, कहता है कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ये जितने दिन जिंदा रहा ये सफर करेगा, इसके साथ आप सफर करेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। अब समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। 24 साल के बेटे को भुलाना इतना आसान नहीं होता। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार हो, 10वीं बार या 50वीं बार, या आज जो भी अभी ये सत्संग सुन रहे हैं, कोई भी अपनी मर्जी से या किसी के कहने से नहीं। हाँ, गुरुजी किसी को भी माध्यम बना देते हैं, पर मर्जी उनकी चलती है। आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया, वो भी डॉक्टर थी, उसके अंडर काम करती थी। एक दिन इसको कहती है कि मैंने तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। इसने बताया कि बेटे को ऐसा लाइलाज कैंसर है। तब उसने सजेस्ट किया, कहती है मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, एक ऐसे गुरुजी हैं, आप उनकी शरण जाइए। और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। आज मुझे ये कहते शर्म नहीं आ रहा है। मैं इंजीनियर हूं, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। आपको पता है साइंस के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, अगर ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमने सोचा कि ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा। पर हम इतने लाचार थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां पर हम जा सके। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे संगत जी, उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर हैरान हो गए, कहते ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफकोर्स कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि बेटे की शादी हो। हमने अपना पूरा दम लगा लिया, कहीं बात नहीं बनी। बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए, सब बातें ठीक, उनको भी ठीक लगी, हमारी भी ठीक लगी। बाद में जब हम उनको बताते कि भाई देखो आज ये ठीक है पर इसको कैंसर हो चुका है, अच्छा जी राम नाम, बस उसके बाद वो हमें शक्ल ही नहीं दिखा। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, कहीं बात नहीं बनी। आखिर एक दिन जब फिर उन्होंने मेरी आंटी को बोला, वो इसी को बोला करते थे, वो मुंडे का ब्याह कर ले। कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाई, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। अगर हमने अपने कोशिश पे, बलबूते पे इसकी शादी की कोशिश की तो इतनी देर तो करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, होगा नहीं। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने सोचा पंजाबी लड़कियों की तो हमारे पास प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी। गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या करें, कोई ऐड दे दें न्यूज़पेपर में। कहते नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। अब हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। बेटा मैंने आपको बताया इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर। दिल्ली में लोधी रोड पे एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, जहां पर गवर्नमेंट के 10-12 ऑफिस हैं। ये उनमें से एक में काम करता था। एक दिन ये कैंटीन में बैठा था तो उसकी ऑफिस की कोई लड़की आई जिसे ये जानता नहीं था, कभी मिला नहीं था, कभी बात नहीं हुई थी। पहली बार वो इसके पास आई और किसी बहाने से इससे बातचीत शुरू।
फिर वो एक बार और मिली, एक बार और मिली, और सून इनफ वो इसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं फॉर मैट्रिमोनियल पर्पसेस। इसने सबसे पहले बताया कि देखो, आज मैं गुरु जी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छिपाऊंगा नहीं। अब गुरु जी की लीला देखिए, उस लड़की का अपना मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था इसको फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज ने डिस्कस किया, दोनों फैमिलीज को सब ठीक लगा। वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसका लड़की का फादर अच्छी पोस्ट पे एक ऑफिसर था, ज्वाइंट सेक्रेटरी था, लड़की खुद एमसीए। दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई देखो, हमारे तरफ से तो सब ठीक है, पर हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरुजी लेंगे। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ, कर लो क्या। जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था कि घर बैठे कुड़ी आ जाएगी, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा कि अब अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। ऑफ कोर्स कोई भी मैरिड कपल चाहेगा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। पता चला लड़की को 3 प्रॉब्लम्स हैं, माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मल्टीपल सिस्ट्स इन ओवरीज। डॉक्टर्स कहते हैं कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, सबने कहा अपना बच्चा कोई चांस ही नहीं है, भूल जाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहे। हाँ, हमने गुरुजी को कभी कुछ नहीं बताया। लगभग 3 साल बाद 31 दिसंबर 2005 को गुरुजी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। तब वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, जो आजकल सेवादार आपको देती है। प्रसाद कुछ भी हो, प्रसाद प्रसाद है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे। जब मेरी बहू को दिए, बोले ले तेनू दवाई देती। उसी महीने एंड ऑफ जनवरी में उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी, जिसको वो जानती भी नहीं है, वो आके इसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। और गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होती है। इतना अर्ली था, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 मेरी बहू को कंसीव किए, लगभग 1 सवा महीना हुआ था। सवेरे सवेरे उसको सीवियर ब्लीडिंग हो गई। उसने अपने डॉक्टर को फोन किया, कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पेन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी, एक्सर्शन करोगी, तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। वो सारा दिन बिस्तरे पे पड़ी रही। कहती है मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी। शाम को बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ दी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे और महाशिवरात्रि। अगेन अब गुरुजी की लीला देखिए, हर छोटी छोटी हर बड़ी बात फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया अरे यहाँ तो हजारों लोग होंगे, हर एक कहेगा कि गुरुजी की आरती मैं करूं, हम किसको हाँ बोले किसको ना बोले, चलो लॉटरी डालते हैं कि कौन कौन गुरुजी की आरती करेगा। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, खाम खा इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी, और जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। उसकी श्रद्धा देखिए। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मुझमें बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी। वो पहली बार बिस्तर से उठी, तैयार हुई, वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंची बड़े मंदिर, गुरुजी की आरती की और वापस घर गई। बेटा बहू कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहेगी तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम यूं ड्राइव करती फिरती हो, पागल करनी तो और क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया।
कहती है एक बेबी का प्लेसेंटा मां से अलग हो गया, वो जो थैली होती है। कहती है अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब कितनी देर जिंदा रह सकती है बगैर ऑक्सीजन के, अब तो वो खत्म है, कोई चांस ही नहीं है कि ये प्रेगनेंसी चल सके। और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है हम एबॉर्शन करके इसको निकाल नहीं सकती, बस इसके जहर से दूसरा बच्चा भी सून इनफ मर जाएगा। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहां आते हो अपनी अकल को जूतों के साथ घर रख दिया। 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरु जी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरु जी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम है। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को कभी बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जान मैं क्या उनको बताऊं। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कभी वेख्या है कभी सुनिया है कैंसर वाले बंदे नु बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये है हमारे गुरुजी। कहती है मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं। कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा कहे? कहती है मैं आता हूं सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रहे हैं उनको इकट्ठा करने, उनका कल्याण करने के लिए। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा। गुरु कहते हैं देखिए मेरा भगत है तो उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दिया, पता नहीं कितनी बार। मैं आपको एक दो इंस्टेंस सुनाता हूं। मैंने उनके यहां जाना शुरू किया, उसके 2-3 महीने बाद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा था। कहती है वहां पर जो भी जाता है उसको शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं, आप उन्हें पहचाने या नहीं पहचाने ये दूसरी बात है, पर दर्शन होते हैं। प्लस क्या फर्स्ट क्लास सीनरी है। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके अरेंज किया था कि एक ऐसे ग्रुप के साथ मैं जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूं। कहते हैं क्यों? और शिवजी तेरे सामने यहां खड़े हैं, वहां का तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं मत जाओ। उन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया। और सच मानिए मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा इतनी मुश्किल से तो मैंने अरेंज किया था जाना और गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। कितनों को चांस मिलता है जिंदगी में कैलाश मानसरोवर जाने का। फिर मैंने सोचा यार जिस ऑफिसर के थ्रू मैंने ये अरेंज किया उसको बोलूं कि नहीं जी मैं जाना नहीं चाहता, कहेगा तुम बेवकूफ हो। पर गुरुजी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने मन में गुरुजी को बोला गुरुजी अगर आप चाहते हो मैं नहीं जाऊं तो मुझे रोकने का काम भी आप ही करो। ये बहुत रिगोरस ट्रिप होता है, जाने से कोई 3-4 दिन पहले अच्छा खासा मेडिकल एग्जाम होता है। मैं उस मेडिकल एग्जाम में फेल हो गया। डॉक्टर कहता है इस रिपोर्ट पे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो कल आपके स्ट्रेस चरम करवा लो, अगर वो ठीक हुआ तो तुम चले जाना, नहीं तो आई एम सॉरी। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो इस मौके की तलाश में था, मैं वहां नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, कोई 30-30 ईच के 2 बैचेस 60 पिलग्रिम्स ऐसे बुरी तरह लैंडस्लाइड्स में दब गए। इस बात को 23 साल से ज्यादा हो चुका है, अभी तक उनकी लाश नहीं मिले, लाश अभी तक दबे हुए हैं। वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी। जब ये हुआ तब गुरुजी मुझे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। ये तो हमारे गुरुजी हैं। अब मैं आपको इससे भी इंटरेस्टिंग सेकंड केस बताता हूं। मार्च 2004 का, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा सांस उखड़ जाता था। एक आधे स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहा जी एंजियोग्राफी करवा लो। मैंने एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली, दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है। जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूं। माइंड यू मांगा कुछ नहीं, सिर्फ बताया। गुरुजी कहते नहीं 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 बत्रा में नहीं तो एम्स में करवा, क्योंकि उनको पता था कि एंजियोग्राफी में क्या होगा और कुछ प्लेसेस पे वो ज्यादा ब्लेस कर सकती है। एम्स में तो आपको पता है 6-6, 8-8 महीने अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई। रिजल्ट आया, कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले कभी हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला और आप ऐसे ही चलते फिरते रहे हैं और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है और हार्ट आपका बहुत ही डैमेज है। एंजियोग्राफी के बाद वो मुझे आईसीयू में ले आए। वहीं पर आईसीयू में कोई 1-1.5 घंटे के बाद दिन के लगभग 1-1:30 बजे
मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर ने कहा खत्म है, इसमें कुछ है ही नहीं, हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं। पर मेरे मालिक गुरुजी बैठे हुए हैं ना, मुझे नहीं पता मुझे क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया या हार्ट मसाज किया या क्या किया, पर डॉक्टर ने कहा जी हमने उसके रिवाइव कर दिया है। डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट वो जब अपने राउंड पे आया, वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हुआ, कहता है तुमने किया क्या है, इसको इतने घंटे यूं ऐसे ही छोड़ दिया है, इतने घंटे बर्बाद कर दिए, तुमने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बुलाया, इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी आंटी को उसने समझाया, कहता है देखो इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा, रिस्क है, इसको किसी भी मोमेंट थर्ड अटैक होगा और दैट विल बी द एंड। इमीडिएट बाईपास, इमीडिएट मतलब अभी, मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता, जो इसकी हालत है काफी रिस्क है, हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊं, रिस्क आपका है, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, वरना आप डिसाइड कर लीजिए। अब हम ऐसे फंसे, आगे को वहां पीछे खाई, क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे बोल रहा है। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीरेगा फाड़ेगा, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो कुछ करना है वो कर ले। वो बेचारा सूर्य 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया, 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला, 5.5 घंटे जैसे ही मेरे को एससीयू में वापस ले आए, फिर 1.5 घंटा इनको जो करना था किया। इस ऑपरेशन के बाद लोग नॉर्मली 1-1.5 दिन एससीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता एससीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर, पेसमेकर, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं पता। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, 3 महीने मुझे करवट बदलने की इजाजत नहीं थी, मैं सीधा बेड पे लेटता था। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। पर ये 17 साल पुरानी बात है, आज मैं आपके सामने हूं भला चंगा, एवरीथिंग सिर्फ गुरुजी की कृपा से। ये हैं हमारे गुरुजी। मैं अब आपको गुरुजी के बारे में कुछ और बताना चाहूंगा। गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं, इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो द्वार है जहां पर बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए आपको सब मिलता है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, किसी की शादी करवानी है, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की चलती है। इसलिए गुरुजी बार बार कहते हैं मेरे से मांगो मत, बस यहां आते रहो और मनो। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं, मनो, यहां सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है, वो देती है जो ना सिर्फ आपके पर आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा होता है। कहते हैं पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या करोगे। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, हैप्पीनेस, मकान, किसी की शादी, पासपोर्ट, जो भी चाहिए मिलता सब है, और सिर्फ उनकी टाइमिंग और प्रायोरिटी। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज गुरुजी से कभी कुछ मत मांगिएगा। मैं इसके भी आपको 2-3 रीजन बताता हूँ। नंबर 1, जो चीज आप मांग के लेते हैं वो टेम्पररी होती है, वो हमेशा आपके पास नहीं रह सकती। नंबर 2, आप मांगेंगे तो अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत, कहां उनकी हैसियत कहां मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है। देखिए मैं तो नहीं देख सकता कि मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, या उस दीवार के पीछे क्या है, पर वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो सब देख सकते हैं, जानते हैं, इसलिए उन पर छोड़ दीजिए। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं कि मंगो नहीं, मनो। मैंने आपको बताया, आप ये जानते ही नहीं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं है। मैं इसका भी अपना इंस्टेंस बताता हूँ। लगभग 2000 का ईयर 2000, मेरा सबसे छोटा भाई, उसको निमोनिया हुआ था। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। माइंड यू कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बताया गुरुजी उसको निमोनिया हुआ है। इमीडिएटली कहते हैं उन्हें जान दे, उन्हें जान दे। मैं तो दंग रह गया, मैंने कहा मेरे बेटे को ऐसा लाइलाज कैंसर हुआ था, उसको उन्होंने सिर्फ कल्याण कीता कह के ठीक कर दिया, इसको निमोनिया जैसी छोटी सी बीमारी हुई है और गुरुजी कह रहे हैं उन्हें जान दे, उन्हें जान दे। मैं तो हक्का बक्का उनकी तरफ देखने लग गया, मुंह खुला मेरा रह गया। तब उन्होंने मुझे समझाया कि अगर मैंने उसको बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। अब ये बात मेरी समझ से बाहर थी। उस डेट को वो अपनी फैमिली का ओनली वर्किंग मेंबर था, वो इंजीनियर था, किसी प्राइवेट फर्म में काम करता था। उसकी वाइफ नॉन वर्किंग हाउसवाइफ,
बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, बेटी 11वीं या 12वीं में। उसने गांधीधाम में एक अच्छा खासा मकान बनाया था लोन लेके, वो लोन रिपे होना था। मैंने सोचा ये तो अगर मर गया तो इसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी, पर गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने उससे बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। और 3-4 दिन में उसकी डेथ हो गई। आज उसके बेटे ने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, मैरिड, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बेटी ने एजुकेशन कंप्लीट कर दी, मैरिड, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, बहुत खुश, एवरीथिंग हंकी डोरी, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मुझे ये जरूर पता है कि उनको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। इसलिए गुरुजी कहते हैं कुछ मांगो मत,